जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कृष्णा जीएस वर्ल्ड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे कि हम कोशिका विज्ञान के पहले टॉपिक में पढ़ाए थे आपको क्या, सेल्स की पूरे ऑर्गन सेल्स होती क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, हरित लवक, या कहा जाए कि आपको गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ लिए थे। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और इसमें हम एक चीज को छोड़ दिए थे, लवक पढ़ रहे थे तो हमारी किसी कारण वीडियो बंद हो गई थी। तो लवक में हम आवर्णीय लवक को पढ़ लिए थे। आवर्णीय लवक मतलब जिसमें रंगहीन है, रंग नहीं है, पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ प्रकाश से वंचित होता है, जैसे जड़, भूमिगत, तना। ये अब मान लीजिए वर्णीय लवक, वर्णक का मतलब रंग होता है, वैसे विवर्णीय लवक का मतलब रंगीन होता है। जैसे पुष्प, फल, बीज में पाया जाता है वर्णीय लवक। कहाँ? पुष्प, फल और बीजों में। तीसरा क्या हो गया? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक जो हो गया आपका, देखिएगा हरित लवक क्या होता है, इसमें जो हरा रंग होता है, कहे कारण होता है, पर्णहरिण के कारण होता है। पर्णहरिण के कारण हरा रंग होता है। और यह प्रकाश संश्लेषण क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रकाश संश्लेषण में। और इसी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पौधों में क्या बनता है? भोजन बनता है। ये लवक जो छूट गया था वो है प्लांटों में पाया जाता है, मुख्यतः प्लांटों में ही पाया जाता है। अब देखिए मित्रों की ये, अब हम केंद्रक, कोशिका का अगर कहें कि कोशिका का सबसे मेन अंग या प्रमुख अंग अभिकर्ता कौन होता है? केंद्रक कहलाता है। एक चीज हम यहाँ याद दिलाएंगे आपको कि स्लाइडेन और स्वान ने जब 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया था, दोनों ने मिलकर के, तो उन्होंने क्या बताया था कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से तो बना ही होता है, लेकिन उसमें मुख्य अभिकर्ता केंद्रक होता है। क्यों? क्योंकि अगर सेल्स में केंद्रक न रहे तो उसका महत्व कोई भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक सेल जो निर्माण हो चुकी है, हमारे ह्यूमन बॉडी में करोड़ों सेल्स पाई जाती हैं और मर रही हैं, नई बन रही हैं। तो अगर नई कोशिकाओं बनने के लिए सबसे प्रमुख भूमिका कौन सा निभाता है? केंद्रक। केंद्रक के ही अंदर केंद्रिका होती है, क्रोमोसोम्स होते हैं जो होते हैं, इनके विभाजन के स्वरूप कई कोशिकाएं फिर बनती जाती हैं। तो उसको हम बाद में देखेंगे कोशिका विभाजन। लेकिन ये जो केंद्रक होता है कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सेल्स का प्रमुख प्रबंधक होता है। अब देखिए न्यूक्लियस, इसे इंग्लिश में कहते हैं केंद्रक को। इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। अब देखिए इसको हम याद कैसे रखेंगे लंबे समय तक कि केंद्रक ब्राउन होता है, बस। केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, ब्राउन होता है। याद हो गया हमको। अब इसमें ध्यान देने वाली ये चीजें हैं कि केंद्रक में, ये केंद्रक हो गया, ठीक है। केंद्रक के बीच, अब इसका चित्र में ये देख लीजिए वैसे तरीके से, ठीक है। केंद्रक ये बाहरी आवरण हो गया। केंद्रक में जो द्रव भरा रहता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, या केंद्रक द्रव्य कहलाता है। मित्रों, इसमें जो एक ये संरचना दिख रही है ना, ये केंद्रिका कहलाएगी। ये केंद्रक का मुख्य भाग हो गया। क्या? केंद्रक। जैसे सेल्स का मुख्य भाग क्या हो गया? केंद्रक का मुख्य भाग केंद्रिका कहलाती है। कोशिका विभाजन में इसकी प्रमुख भूमिका रहती है। अब देखिए कि अब केंद्रक के अंदर जो बिखरा हुआ जालयुक्त जो ये मटेरियल दिख रहा है ना आपको, ये पूरा, ये क्या हो गया? क्रोमैटिन जालिका कहलाती है। क्रोमैटिन जालिका जो होती है, समझिए, डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। क्या है कि डीएनए और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का पूरा फुल फॉर्म है। तो डीएनए और प्रोटीन की क्या बनी होती है? क्रोमैटिन जालिका, जो केंद्रक के अंदर बिखरी जाल के रूप में रहती है। अब समझिएगा, कोशिका विभाजन के समय यही जो क्रोमैटिन जालिका है छोटी मोटी संरचना में परिवर्तित हो जाती है, एक प्रकार से एक संरचना का रूप ले लेती है, ठीक है। इसे ही क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कोशिका विभाजन के समय कुछ ऐसे हो जाती है, छोटी मोटी संरचना के रूप में परिवर्तित हो गई, इसे क्रोमोसोम्स कहा जाता है। देखिए हर एक जीव में निश्चित क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसमें कई क्रोमोसोम्स में पेयर हो, जैसे डीएनए हो गया हमारा, ठीक है ना। डीएनए में हमारा पेयर हो गया, तो ये क्रोमोसोम्स बने ही कहे के होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अब इसका डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर का पार्ट है डीएनए, आगे का पार्ट है। तो हमको ये समझना है कि ये जो मतलब कि क्रोमैटिन जालिका ये धागे के रूप में संरचना जो रहती है क्रोमैटिन जालिका कहलाती है, डीएनए प्रोटीन की बनी होती है। और यह कोशिका विभाजन के समय जो संरचना में परिवर्तित हो जाती है क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्रोमोसोम्स जो होता है, समझिए,
हर एक जीव में निश्चित संख्या होती है। जैसे मनुष्यों में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ये गुणसूत्र। और गुणसूत्र का कार्य क्या होता है? गुणसूत्र का कार्य होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होते हैं उनको संचारित करता है। और जो इसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है, ठीक है ना, जीन कहा जाता है। अब समझिएगा आगे मित्रों कि जैसे ये आनुवांशिक इकाई हो गई एक प्रकार की, ठीक है, और ये कोशिका विभाजन में प्रमुख भाग लेता है। क्या? यही कोशिका विभाजन में प्रमुख भाग लेता है, रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। डीएनए के माध्यम से ही जैसे प्रोटीन का आवश्यक होने पर प्रोटीन का संश्लेषण करता है और आरएनए बनता है, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब ये पूरी चीजें हैं। अब आगे देखते हैं मित्रों कि ये अब हम क्रोमोसोम्स हो गया। अब क्रोमोसोम्स को भी डिटेल से देखेंगे थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। ये हो गई क्रोमोसोम्स की संरचना, ऐसे कुछ रहेगी। इसमें मैट्रिक्स जो द्रव्य भरा रहेगा उसे मैट्रिक्स कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम? सबसे ऊपरी भाग को कहेंगे टेलोमियर, टेलोमियर। और ये हो गया पेरिकल। और ये जो संकुचन है, द्वितीयक सेकेंडरी संकुचन है, द्वितीयक संकुचन है। और ये प्राथमिक संकुचन है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इसमें? क्रोमोनिमाटा। क्रोमोनिमाटा, देखिए क्रोमोनिमाटा जो प्रमुख भाग है इसका, क्रोमोनिमाटा। इसे क्रोमोनिमाटा ही इंग्लिश में ही कहा जाता है। ये टेलोमियर हो गया क्रोमोसोम सबसे ऊपरी भाग, ठीक है। और ये पेरिकल हो गया। और ये जो बीच में जो संरचना दिख रही है धागे के रूप में, इसे क्रोमोनिमाटा कहा जाता है। द्वितीयक संकुचन हो गया, ये प्राथमिक संकुचन हो गया, ठीक है। और यहाँ जब मिलते हैं ये सेंट्रोमियर कहलाता है, सेंट्रोमियर। अब समझते हैं मित्रों क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है? ये गुणसूत्र होता है एक प्रकार से, क्रोमोसोम्स के ही गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र पीढ़ी दर पीढ़ी को या आनुवांशिक लक्षणों को संचरित करने में सहायता करता है। अब ये इसमें क्रोमेटिड्स, इसे क्रोमेटिड्स या अर्ध गुणसूत्र धागे के रूप में, जो एक क्रोमेटिड्स होती है, ठीक है ना, इसे अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है क्रोमेटिड्स को। और यह महीन कुंडलों के रूप में पाई जाती है, इसे ही क्रोमोनिमाटा कहा जाता है। क्या? इसे ही क्रोमोनिमाटा कहा जाता है। किसे? क्रोमेटिड्स को आगे जाके जो धागे के रूप में रहती है। और क्रोमेटिड्स जो होती है जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। कहे कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। जो क्रोमोनिमाटा में क्रोमोनिमाटा जो होता है डीएनए और किसका बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। और देखिए जब दोनों क्रोमेटिड्स जहां मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर कहलाता है। संयोजित होकर महत्वपूर्ण रचना बनाते हैं। अब देखिए, अब यह मुख्य रूप से कोशिका विभाजन में ही सबसे प्रमुख कार्य करते हैं। तो ये क्या हो गया? पूरा गुणसूत्र हो गया। जैसे ह्यूमन में 46 पाए जाते हैं, बहुत सारे जानवरों में अलग अलग पाए जाते हैं, निश्चित संख्या पाई जाती है। अब हम देखेंगे इसी के अंदर किसको देख लेंगे हम? डीएनए को और आरएनए को देखेंगे। देखिए डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्र के अंदर क्रोमेटिन जालिका होती है। क्रोमेटिन जालिका ही जो क्रोमोसोम्स होते हैं डीएनए और किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड हो गया। क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसे कहा जाता है। अब देखते हैं कि डीएनए है क्या। जैसे मान लीजिए, हाँ तो मित्रों हम क्या डीएनए पढ़ रहे थे। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। देखिए डीएनए जो होता है, डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो प्रोटीन के साथ मिलकर क्या करता है? गुणसूत्र का निर्माण करता है। किसका? डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है, प्रोटीन के साथ गुणसूत्र का निर्माण करता है। समझिएगा डीएनए की जो क्रियात्मक खंड की इकाई है उसे जीन कहा जाता है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई या यूनिट्स को कहा जाता है? जीन कहा जाता है। और इसका कार्य क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को संचरित करना, ठीक है, जीन का। अब समझिएगा कि डीएनए यह कोशिका के केंद्र के, यह कोशिका के बताए थे ना, कोशिका के सेल्स के ये धागे के रूप में गुणसूत्र में रहता है, ठीक है। डीएनए तो फैला रहता है। और डीएनए जो होता है मुख्य रूप से
डीएनए जो होता है तो इसके अतिरिक्त केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया और क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्रोमोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की एक विशेषता होती है स्वयं का डीएनए और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए पाया जाता है। लेकिन अब डीएनए जो होता है केंद्रक के अलावा किसमें पाया जाता है बताए थे? क्रोमोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब देखिए कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो लक्षणों या गुणों को माता पिता से संतानों तक पहुंचाने में कार्य करता है। ठीक है मित्रों। अब यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए जो है लंबा, अशाखित तथा सर्पिलाकार होता है। यूकैरियोटिक जो सेल्स होता है उसमें जो डीएनए होता है लंबा, अशाखित व गोलाकार होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो विकसित होती है एक प्रकार से। अब देखिए डीएनए की संरचना मुख्य रूप से 3 प्रकार से होती है। डीएनए की संरचना मुख्य रूप से कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से होती है। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। किसको? डीएनए को। तो पहला कौन सा है? इसमें देखिए नाइट्रोजनस क्षार, शर्करा, एक होती है बेस पेयर। समझिएगा मित्रों कि ये फास्फेट ग्रुप क्या होता है? तीसरा फास्फेट ग्रुप। जो नाइट्रोजनस क्षार होता है सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 चीजें रहती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये तो नाइट्रोजनस क्षार जो होता है इसके भी 2 भाग होते हैं। इसके नाइट्रोजनस क्षार के देखिए नाइट्रोजनस जो क्षार होता है इसके 2 भाग होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडीन। क्या? प्यूरिन और पिरामिडीन। अब देखिए प्यूरिन जो होता है एडेनिन और ग्वानिन का वो होता है, बेस होता है। किसका? एडेनिन और ग्वानिन का। और जो पिरामिडीन होता है मुख्य रूप से इसमें 3 चीजें पाई जाती हैं, साइटोसिन और थाइमिन। 2 चीजें, सॉरी, साइटोसिन और थाइमिन। समझिए नाइट्रोजनस क्षार में शर्करा जो होता है पेंटोज शुगर इसे कहा जाता है, पेंटोज शुगर शर्करा को। तो डीएनए के 3 भाग होते हैं। समझिए अब डीएनए का ये क्या है? चित्र है। देखिए डीएनए की जो डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? पूछता है। वाटसन और क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स मॉडल, 2 वैज्ञानिक है वाटसन और क्रिक। ध्यान दीजिएगा कि डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। देखिए डीएनए में 4 बेस पेयर होते हैं। क्या? 4 बेस पेयर होते हैं। देखिए जो इसमें एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन होता है